आफ्टर ब्रेक इस वक्त हम बजट ट्रांसमिशन हमारी जो 26-27 बजट है उस पर हमारी ट्रांसमिशन जारी है और कुछ ही देर पहले आप जानते हैं कि बजट जो है वो दोनों हाउसेस में प्रेजेंट हो चुका है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बजट से लगाई हुई थी और इन द गिवन सर्कमस्टांसेस अभी जो फिगर्स आ रहे हैं जो सामने आ रहे हैं उसमें सैलरीड क्लास के लिए कुछ रिलीफ जो है वो नज़र आ रही है। 3 to 6% जो है वो रिडक्शन इन टैक्सेस सैलरीड क्लास के लिए जो है वो नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ सुपर टैक्स की रिडक्शन जो है उसमें की गई है 10 से 8% पे जो है उसको लेके जाया गया है। हमें ये बताया जाता है कि अगर हमारी इकोनॉमी ने बेहतर परफॉर्म करना है तो हमें जो अपनी एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाना होगा। तो एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो हैं वो 2% से कम करके 1.25% जो है वो कर दी गई हैं। बट आर दीज फिगर्स, आर दीज नंबर्स, आर दीज जो ये इकदाम लिए गए हैं आर दे इनफ? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, साथ ही साथ चुनॉय साहब आप बिजनेसमैन हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों से बात करेंगे कि क्या इनका पर्सपेक्टिव है, हाउ डू दे सी द बजट। थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहब आई विल बिगिन विद यू। डॉक्टर साहब, आज का जो बजट आप देखते हैं इन द गिवन सर्कमस्टांसेस जहाँ पूरी दुनिया जो है इस जंग की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है वो अफेक्ट हो रही है, आप समझते हैं कि अच्छा बजट है या इससे बेहतर हो सकता था? आप किस तरह इस बजट को देखते हैं? देखिए, 2010 से 2025 के दरमियान कोई 16 बजट्स आए हैं। और 2010 का साल मैंने इसलिए चुना कि वो साल है जिस साल हमारी नेशनल असेंबली ने 18वीं तरमीम पास कर दी थी। अब पिछले 16 बजट्स जो आए हैं और जो अब इस साल का 2026-27 का बजट देख लीजिए, उनमें एक कॉमनैलिटी है बहुत बड़ी। देखिए, हजारों जो अदाद शुमार हैं वो अवाम के ऊपर फेंके जाते हैं। समझने का जरा उसको सिंप्लीफाइड कर लें। हम्म। दो नताइज, मैं जिन नताइज पे पहुंचा हूँ सारे अदाद शुमार को एग्जामिन करने के बाद, पहला बड़ा नतीजा ये है कि कोई मेजर किस्म की रिलीफ इस बजट के अंदर आम पाकिस्तानी के लिए नहीं है। जो छोटी मोटी रिलीफ थी उसका आपने जिक्र कर दिया, सैलरी क्लास के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से, एक्सपोर्टर्स के हवाले से। बट कोई मेजर रिलीफ नहीं है आम आदमी के लिए। हम्म। पहला कंक्लूजन ये है। दूसरा कंक्लूजन ये है कि कोई मेजर इजाफी बोझ आम आदमी के ऊपर इस बोझ में मुझे नजर नहीं आया। कोई इजाफी तकलीफ, कोई इजाफी बोझ जो है वो इस बजट के नतीजे में आम पाकिस्तानी के सर के ऊपर नहीं डाला गया। तो दो मेजर कंक्लूजन हैं कि कोई खास रिलीफ भी मुझे नजर नहीं आया और कोई इजाफी बोझ भी इस बजट के अंदर आम आदमी के ऊपर मुझे नजर नहीं आया। हम्म। तो आप सोचिए कि न्यूट्रल बजट इसको कह सकते हैं, कि कोई नुकसान भी नहीं किसी का किया, किसी का फायदा भी नहीं हुआ। चले। एक जी। अचीवमेंट के जी। अंदर नजर आती है वो बजटरी खसारे के हवाले से है। मुझे याद आता है सन जो माली साल था 2019-20 का, उसमें जो बजट का खसारा था वो 9.1% था। हम्म। 9.1%। वो अब गिर के 4% से नीचे आ गया है। हम्म। ये इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत बड़ी बात है, हम्म। बहुत बड़ी। आप समझिए कि अच्छी खबर है। हम्म। होता ये, आप सोचिए कि अगर 9.1 से ये 4 पे आया है, तो आप सोचिए कि ये आधे से कम हो गया। हम्म। अब होता क्या है कि जब बजट का खसारा बहुत ज्यादा होता है तो फिर हुकूमत दो काम करती है। वो नोट छापती है। जब नोट छापती है तो फिर वो महंगाई आती है और वो महंगाई का बोझ आपके और मेरे कंधों पे आता हम्म। है। और जब वो खसारा हाई होता है तो फिर हुकूमत निकलती है और बैंकों से उधार लेती है। जब बैंकों से उधार ले लेती है तो फिर वो निजी शोबा जो है, जो निजी सनतकार है, हम्म। उनके पास कुछ पेश नहीं बचती। अब जबकि ये बजट का खसारा इतनी तेजी से गिरा है हम्म। तो इसके दो इम्पैक्ट सामने आएंगे। हम्म। पहला तो ये कि जो महंगाई की शरह है वो कुछ हद तक कंट्रोल में रहेगी ठीक है। मुकाबला। और दूसरा ये है कि कुछ इजाफी रकूम जो है वो बैंकों के पास बच जाएंगी, जो कि प्राइवेट बिजनेसेस, प्राइवेट सनतकार बोरो कर सकते हैं। और जब प्राइवेट बिजनेसेस उधार लेते हैं तो फिर वो बिजनेस एक्सपैंड करते हैं। हम्म। और जब बिजनेस एक्सपैंड करते हैं तो फिर वो, आप समझिए कि रोजगार के मौके जो है वो बढ़ते हैं। हम्म। अच्छा, सो डॉक्टर साहब, ये कहना अगेन आई बिन रिपीटिंग दिस बिकॉज ये बहुत, हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं इन द करंट सर्कमस्टांसेस। फिर ये कहा जा सकता है कि कम से कम सिमत का तयन हो रहा है, हम एक सही डायरेक्शन में कम से कम गामजन हैं। देखिए, ये कहा जा सकता है कि बहरानी कैफियत जो थी मईशत के अंदर, जी। वो खत्म होती नजर आती है। नज़र आती है।
बहाली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहाली से मजबूती की तरफ अभी कोई सिमत नजर नहीं आ सिमत रही। नज़र नहीं आ रही। चलें बहाली की तरफ से जा रहे हैं, चलो एटलीस्ट आई टेक दैट एज द ग्लास हाफ फुल। अच्छा, चनोई साहब भी हमें थोड़ी देर में जो है वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त अगर हम देखें, आपने ये बात की कि अगर कोई इजाफी टैक्स नहीं है, कोई इजाफी बोझ जो है वो नज़र नहीं आ रहा, बट हैविंग सेड दैट बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस वक्त जो है वो ये इस पे हो रही है कि, बल्कि चनोई साहब हमारे साथ वापस आ गए, तो डॉक्टर साहब वेलकम बैक टू यू। चनोई साहब, एज समवन हु रिप्रेजेंट्स द बिजनेस कम्युनिटी, आज के बजट को आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज का बजट मैं समझता हूँ बड़ा मुतवाज़िन बजट है, और इन हालात में इससे बेहतर बजट हो नहीं सकता था। हम्म। मुझे खुशी ये है कि डॉक्टर फरूक साहब ने जो है वो ये ज़रूर कहा कि अवाम पे कोई इजाफी बोझ नहीं डाला गया। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि अगर इजाफी बोझ नहीं डाला गया और उसके बावजूद भी 2-2.5 हज़ार ट्रिलियन का जो है वो आउटले जो है वो ज़्यादा हम अचीव करने की बात कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बजट जो है वो एक बैलेंस बजट है। इस बैलेंस बजट में अगर आप सैलरीड क्लास का देखें, हम्म। कि जो 12 लाख कमाता है साल का, जी। 6 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं है, और 6 लाख पे सिर्फ 1% उसको टैक्स देना है, यानी 6,000 रुपये टैक्स देना है। यही टैक्स पहले जो है वो 20-25 हज़ार रुपये के करीब था। और तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। मैंने इसका ये भी हिसाब लगाया कि जो हायर स्लैब में जाते हैं उनको भी अगर वो 20 लाख रुपए टैक्स देते थे, तो वो सिर्फ 10 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं। एक्सपोर्ट में जो है वो बहुत अच्छा काम किया है कि 2% की जगह हम 1.25% पे आ गए जी। हैं। इसी तरह जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में जो है उसमें भी 1-1% जो है वो दोनों तरफ करने की गई है। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज जो है ये बजट जो है वो एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। इन हालात में बहुत ज्यादा कोई हम कारीगरी नहीं कर सकते थे, लेकिन इन हालात में जिस तरीके से 2-2.5 हज़ार ट्रिलियन का ज्यादा आउट जो लेआउट अचीव किया गया है, वो मैं समझता हूँ कि हमें इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जी बजट स्पेंडिंग में भी इजाफा हो गया है, दूसरी सारी स्पेंडिंग में भी थोड़ा थोड़ा इजाफा किया है। तो ये चीजें जो है वो बेहतर हैं। ठीक, तो आप ये समझते हैं दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और कम से कम ये जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि अभी हम कम से कम बहाली के सफ़र पे तो गामजन है, मजबूती के सफ़र पे वी आर अ लिटिल फार फ्रॉम दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग टू यू, अभी इस पे जहाँ ऑब्वियसली तनकीद भी हो रही है, आपका भी पर्सपेक्टिव इस पे लेना चाहूँगी। पीडीएल पे ऑब्वियसली इस वक्त जो फिगर्स हैं वो 117 रुपये पर लीटर जो है वो पीडीएल की मद में जो है वो लिए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो अभी जो डिस्क्लोज फिगर्स हैं 1.73 बिलियन इस दफ़ा जो टारगेट है वो रखा गया है। जब आप जानते हैं फ्यूल महंगा होता है तो सब चीज़ें जो हैं वो उससे अफेक्ट होती हैं। आपका क्या ख्याल है कि इस मद में हुकूमत क्या कुछ रिलीफ दे सकती है, कुछ कमी हो सकती थी, या आप समझते हैं कि नहीं, इन द गिवन सर्कमस्टांसेस इससे बेहतर नहीं हो सकता? जी, दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि पेट्रोलियम लेवी जो एज अ टैक्स पेट्रोल के अंदर जब रखा जाता है, तो इसको वो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। अब मैं उर्दू में इसका क्या तर्जुमा करूं कि जालिमाना टैक्स। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी आमदन गिरती जाती है, आपके ऊपर टैक्स का बोझ जो है वो बढ़ता जाता है। होना ये चाहिए कि जैसे जैसे आपकी आमदन बढ़े, आपके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़े। तो ये रिग्रेसिव टैक्स है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि एक तो ये महंगाई को परमानेंट कर देता है। अब अगर आलमी मंडियों में तेल की कीमत गिरती है, तो उस लिहाज से प्रोपोर्शनेटली पाकिस्तान में नहीं गिरेगी, क्योंकि आपने पेट्रोलियम लेवी का एक बीच में एलिमेंट जो है वो फिक्स कर रखा है। अब पेट्रोल और डीजल की कीमत में जो पेट्रोलियम लेवी आ जाता है, तो ये इवेंचुअली सिर्फ पेट्रोल की कीमत तक नहीं रुकता, ये आपके और मेरे किचन में घुस जाता है। और ये ऑलरेडी नजर आ रहा है। जो हुकूमती इदारे-शुमार बताते हैं कि पिछले 12 महीनों में जो प्याज की कीमत है वो तकरीबन 42% बढ़ गई, जो आटे की कीमत है तकरीबन 31% बढ़ गई। इसमें एक एलिमेंट जो है, छोटा एलिमेंट हो लेकिन वो एलिमेंट जरूर है, वो पेट्रोलियम लेवी का एलिमेंट है। अब देखिए कि पाकिस्तान जहाँ से तेल खरीदता है, बांग्लादेश भी वहीं से लेता है। जहाँ से पाकिस्तान तेल खरीदता है, भारत भी वहीं से लेता है, चीन भी वहीं से खरीदता है। लेकिन वहां पे जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, जैसे भारत में जो है वो जंग से पहले और जंग के बाद तकरीबन 5 से 6 रुपए फी लीटर कीमत बढ़ी। हमारे यहाँ कोई 155 रुपए कीमत बढ़ गई। इसी तरह बांग्लादेश में तकरीबन 16% कीमत बढ़ी है, हमारे यहाँ कोई 60% कीमत बढ़ गई।
तो ये आलमी मंडी तो एक ही है, लेकिन हर हुकूमत जो है उसने पॉलिसी का फैसला करना होता है कि क्या आलमी मंडी का सारा बोझ जो है वो हमने अपनी आवाम पे डालना हम्म। है या उसका कोई और तरीका है कार भी। डॉक्टर साहब, इसमें क्या आप समझते हैं कितना कितना जो है ये फिगर कम हो सकता है? देखिए, बांग्लादेश में जो इजाफा हुआ है वो 16% पेट्रोल और डीजल की कीमत हम्म। में वहां पे उन्होंने इजाफा किया है। और जो बाकी बोझ था वो एक बांग्लादेश की कंपनी है जो कहलाती है बांग्लादेश पेट्रोलियम, हम्म। उन्होंने उसकी बैलेंस शीट के ऊपर वो बाकी बोझ डाल दिया। इंडिया में, भारत में ये हुआ कि वहाँ पे तकरीबन 5 से 7 फीसद 7 रुपए जो है वो ठीक। लीटर फी लीटर कीमत बढ़ाए। और बाकी बोझ जो है वो उनकी 3 बड़ी तेल की कंपनियां हैं जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, सही। भारत पेट्रोलियम है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। वो तकरीबन 90 से 95% जो आलमी मंडी का बोझ था वो उन्होंने इन 3 कंपनी हम्म। की हम्म। के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। हमारे यहाँ ये फैसला किया गया कि 100% जो आलमी मंडी में कीमत बढ़ी है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर डालना है। और इसी बहाने जब आलमी मंडी में कीमत बढ़ रही थी तो हुकूमत ने सोचा कि हम अपना खजाना भी भर लेते हैं, हम्म। तो वो पेट्रोल भी जो है वो सामने आ गया। हम्म। अच्छा, चुनॉय साहब की जानब चलती। चुनॉय साहब, क्या आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं? जी जी। बिल्कुल, मैं आपके अच्छा, साथ। बिल्कुल चुनॉय साहब, आपसे ही जानना चाहूँगी कि यू नो वी ऑल नो कि लार्ज पार्ट ऑफ आर टैक्सेशन कम्स के जो इससे डायरेक्टली जो है वो आ जाता है। कंप्लायंस का हमारा बहुत ज़्यादा इशू है। कंप्लायंस हमें बेहतर करनी है। जब मैं ऑटोमेटिकली बात कर रही हूँ कि लार्ज पार्ट ऑफ इट कम्स ऑटोमेटिकली, उसमें पीडीएल का भी जो है ये फिगर ऐड किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि हम अपना टैक्स नेट जो है वो किस तरह वाइडन कर सकते हैं विदाउट पुटिंग प्रेशर ऑन द कॉमन मैन, जो इस तरह की जिसमें जो है ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है या पीडीएल है? आप क्या समझते हैं किस तरह जो है वाइडन किया जा सकता है टैक्स नेट? देखिए, जाहिर है नए टैक्स रेवेन्यूज जो है उसका वाहिद हल है। हमने नए टैक्स रेवेन्यूज पर काम तो जरूर किया है, लेकिन उस तरीके से नहीं किया कि वो उसको वो टैक्स दे। यहाँ बहुत सारे सेक्टर जैसे हैं, आप मार्केटों में देखते हैं, हमारे केटरिंग वाले हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और लाखों करोड़ों अरबों रुपए का काम कर रहे हैं, हम्म। और मेरा ख्याल वो टैक्स नेट से बाहर है। आज जरूरत इस बात की है कि उन सबको जो है वो टैक्स नेट में लाया जाए। हम्म। और आज ये जिसकी इब्तिदा की है 25,000 रुपए पर दुकानदार या 1% टर्नओवर, जो भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है कि आज अगर वो टैक्स नेट में आते हैं तो कल को जो है वो इस टैक्स नेट को जो है हम पूरी तरह जो है वो स्क्रूटिनाइज करके जो ज्यादा कमाते हैं उनसे उनकी हैसियत के मुताबिक टैक्स लिया जाए। हम्म। मुझे खुशी से जो बात की है कि सैलरी क्लास का बोझ जो है वो कम किया गया है, हम्म। जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। हम्म। साथ साथ सुपर टैक्स में भी जो है वो कमी की गई है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बात की गई है। आप देखें कि मुख्तलिफ इम्पोर्ट ड्यूटीज को जो है वो रैशनलाइज किया गया है, और एक विन विन पोजीशन है जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट जो है वो आम आदमी पे जाएगा, और आम आदमी इससे बेनिफिट करेगा, इससे गेन करेगा। एक बात फारूक साहब ने भी कही, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि महंगाई को जो सफर हमें नजर आ रहा था कि तेजी से बढ़ेगी, उसको जो है वो इंशाल्लाह एक ब्रेक लग जाएगा और हालात जो है वो बेहतर होंगे। दूसरी तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जो ईरान यूएस से वॉर है, हम्म। उसमें अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई बेनिफिशियरी है तो वो पाकिस्तान है। हम्म। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अब आ गई है कि यहाँ पर एक ट्रस्ट लेवल आ गया है। जो जो डेफिसिट आ रहा था, हम्म। उस डेफिसिट को जो है ट्रस्ट लेवल का डेफिसिट उसको कवर कर रहा है। हम्म। आप देख रहे हैं कि कराची, लाहौर, इनकी रियल स्टेट मार्केट जो है वो इस वक्त काफी हॉट है, और रियल स्टेट में काफी पैसे आ रहे हैं। हम्म। मैं ये नहीं कहता कि रियल स्टेट में पैसे आने से जो है वो मुल्क की मीशत तरक्की करेगी, लेकिन रियल स्टेट में पैसे आने से, डेवलपमेंट होने से जो 72 इंडस्ट्रीज हमारी चलती हैं, वो एक बहुत बड़ा जो है वो हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि बूस्ट होगा, और उस बूस्ट को जो है वो लेने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज जो है वो चीजें बेहतर हो रही हैं। बेहतर हो रही है। अच्छा, डॉक्टर साहब, अभी चुनॉय साहब ने बात की जो कि रिटेलर्स पे जो टैक्स लगा है, नो डाउट इट्स स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट बड़ा एक छोटा सा स्टेप नज़र आ रहा है। क्या इससे बड़ा स्टेप जो है वो लिया जा सकता है? 25,000 का जो फिगर है ये आप समझते हैं इनफ है? बिकॉज जो टारगेट सेट किया गया है 35 लाख कहा जा रहा है कि हमारे रिटेलर्स हैं, और टारगेट है 50 अरब का।
डू यू थिंक इससे ज़्यादा जो है ये चार्ज किया जा सकता था, इससे ज़्यादा फिक्स टैक्स जो है वो लगाया जा सकता था, या आप समझते हैं कि फॉर स्टार्टर्स इट्स अ गुड स्टेप टू इंसेंटिवाइज थिंग्स? आई थिंक इस वक्त दरवाज़ा खुला है जो रिटेलर्स के लिए, और ये कोई मंजिल नहीं है। तो दरवाज़ा खुला है, रिटेलर्स एंटर हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता मंजिल की निशानदेही जो है वो की जाएगी। बहुत हुकूमतों ने इससे पहले कोशिश की कि रिटेलर्स को किस तरह लाया जाए। उनका रिटेलर्स के जो ऑब्जेक्शन हैं वो बड़े वैलिड थे। वो कहते थे कि अगर एक दफ़ा हम नेट में आ गए तो हमें टैक्स की अथॉरिटीज जो है वो हरासा करेंगी, हमें नोटिस आया करेंगे, फिर हमें शायद एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा जो हमारे मुनाफे को की कैलकुलेशन करेगा। अब अगर आपकी एक करियाने की दुकान है और आप 50,000 लाख रुपया कमा रहे हैं तो आपको 50,000 रुपए का एक इजाफी अकाउंटेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो आपने जुमला इस्तेमाल किया कि प्रोबब्ली स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन मैं एक और अपॉर्चुनिटी इस बजट के अंदर मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, और वो है तरक्याती बजट की। देखिए, बजट का ऐलान आज किया गया है। तरक्याती बजट तकरीबन 3 दिन पहले उसका हुजम जो है वो उसका ऐलान कर दिया गया। तकरीबन 3,500 अरब रुपए का तरक्याती बजट वो इस बजट के अंदर शामिल है, मौजूद है। वफाकी बजट और फिर 4 सूबाई बजट जो आएंगे, अब 3,500 अरब एक बहुत बड़ी अमाउंट है। आप सोचिए कि 169 डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, और अगर ये 3,500 अरब हर डिस्ट्रिक्ट में बांट दिए जाए तो तकरीबन 20 अरब रुपया एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बनता है तरक्याती मंसूबों के लिए। प्रॉब्लम ये है कि इसको खर्च जो किया जाता है वो मैं समझता हूँ उसकी सिमत गलत कर दी जाती है। यहाँ पे मैंने प्लानिंग कमीशन वालों से उनकी फिगर्स ली कि वो एक स्कूल बनाते हैं, वो तकरीबन एक स्कूल बनाते हैं, 15 करोड़ रुपए का एक बेसिक हेल्थ यूनिट, जब मिनी हॉस्पिटल मिनी क्लिनिक बनाते हैं तकरीबन 25 करोड़ रुपए का एक साफ पानी का मंसूबा बनता है। तो ये 3,500 अरब रुपए में आप सोचिए तकरीबन 6 से 7 हजार नए स्कूल पाकिस्तान में बन सकते हैं एवरी सिंगल। सर, लेकिन डॉक्टर साहब, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, इसमें भी आप नहीं समझते कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसको बरूए कार इसमें भी लाना चाहिए? देखिए, ये पैसा बनता है डिस्ट्रिक्ट का, इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अगर डिस्ट्रिक्ट जो है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी को पार्टनरशिप में लाना चाहता है तो ये उसकी जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए। एक तो ये मामला जो है ये सिर्फ पेशावर, कोयटा, लाहौर और कराची में रुक जाता है, और दूसरा इसके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने ओवर टाइम अपने MNAs और MPs को ठेकेदार बना दिया, उनको हमने डायरेक्टर बना दिया है, उनको हमने प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया है। मेरी नजर में उनका रुतबा जो है वो बहुत बुलंद है। वो साज इदारों के मेंबर हैं, वो कानून साज हैं। उनका ये कॉन्ट्रैक्टर बनना, उनका काम ठेकेदार बनना नहीं है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर ये हर जिले के अंदर वाकई में 20 अरब रुपया सालाना खर्च कर दिया जाए तो उस फिजिकली शक्ल बदल जाएगी, शक्ल बदल जाएगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको नजर आने लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि पैसा मौजूद है, शायद पॉलिसी की कमी है, पैसा बिल्कुल ठीक, शायद नीयत की कमजोरी है। राइट, आपका पॉइंट आ गया। चनोई साहब, अभी आपने बात की कि हमें जो ईरान अमेरिका जो जंग है उससे हमें जो है वो उस पर हम उसके बेनिफिशरीज हो सकते हैं, हमें उससे कैपिटलाइज करना चाहिए। इस पर बहुत बात भी हो रही है और आपका भी पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगी, डॉक्टर साहब का भी। इस पर कहा जा रहा है कि जी अगर स्पेशली अगर हम एनर्जी नीड्स अपनी वहाँ से जो है वो पूरी करने लग जाएँ, गवादो तो ऑलरेडी हमारी वहाँ से बिजली लेता है, फिर फ्यूल की भी बात हो रही है। आप जानते हैं कि बहुत सारा जो है वो स्मगल्ड ऑयल भी आता है, अगर उसको भी हम अगर एक इकॉनमी का प्रॉपर हिस्सा बना दें तो क्या आप समझते हैं हमारी इकॉनमी, हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं उनको भी हम फुलफिल कर सकते हैं, और जो ये PDL की या हम जो ऑयल प्राइसेस इतनी हाई उनकी बात कर रहे हैं उस पर भी हम जो है फ़ायदा उठा सकते हैं? चलो साहब, आपकी ऑडियो म्यूट हुई हुई है। जी सॉरी, जी बिल्कुल हमें फायदा मिलेगा। ईरान की मार्केट अगर ओपन अप हो जाती है, ईरान से सेक्शंस जो है खत्म हो जाती है
तो पाकिस्तान को बिल्कुल साथ से जो है वो ऑयल भी मिलेगा, गैस भी मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक चीपर प्लेस हो जाएगी ऑयल लेने के लिए, गैस लेने के लिए। जाहिर है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगी, लेकिन जो सबसे बड़ी अहम बात वो ये है कि इस सारे उसमें जो है वो हमारे पास एक वाइब्रेंसी बड़ी आ जाएगी, और हमारी जो गवादर पोर्ट या हमारी कराची पोर्ट या हमारी पोर्ट कासिम, जी उनकी जो ट्रांसशिपमेंट है वो बहुत बढ़ जाएगी। आज आपको ये अंदाजा है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा कंटेनर जो है वो ट्रांसशिपमेंट में दुबई जाते हैं। उसमें से अगर और पाकिस्तान में सिर्फ 15,000 आते हैं, और वो भी आजकल के दिनों में जहां स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद है और बहुत सारी ट्रांसशिपमेंट पाकिस्तान के थ्रू होने लग गई है। जी अगर इसी इंडस्ट्री को हम प्रॉस्पर करवा दें, इसी इंडस्ट्री को जो है वो स्ट्रीमलाइन कर दें, तो और सिर्फ 10 से 15% भी शेयर दुबई का यहाँ मिल जाए, तो पाकिस्तान की तकदीर जो है वो बदल जाती है। कितनी बड़ी ट्रांसपोर्ट शिपमेंट की कॉस्ट है जो पाकिस्तान को मिलेगी। पाकिस्तान के पोर्ट तरक्की करेंगे, और पाकिस्तान के जब पोर्ट तरक्की करेंगे तो जाहिर है जब जहाज वहाँ आएगा, ट्रांसशिपमेंट करेगा, रुकेगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो पाकिस्तान के हक में चली जाएंगी। चनोय साहब, पाकिस्तान की इंडस्ट्री पार्डन माय इग्नोरेंस, लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं कि हमें इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए पोर्ट्स का, क्या हमारे पोर्ट्स के पास ये कैपेबिलिटी है इस वक्त, इतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हम ये कर सकते हैं? देखिए, 1.5 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन जो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम 15-20% शेयर आराम से ले सकते हैं। और 15-20% शेयर लेने के बाद क्या हम अपने पोर्ट्स को कोई तरक्की नहीं देंगे? क्या बर्थ नहीं बढ़वाएंगे? क्या वहाँ पे सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे? तो ये तो एक नेचुरल बात है कि जब हमने पूरे साल का जो वॉल्यूम है केपीटी का, वो सिर्फ 2 महीने में अचीव कर लिया, और उससे भी 25% ज्यादा अचीव किया, तो फिर सारी चीजें जो है वो इन प्लेस हो सकती हैं। हम अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार करें। हम अब पाकिस्तान जो है वो पिछली सदी का नहीं रहा, पाकिस्तान अब अगली सदी में जा रहा है। तो जब हम अगली सदी में जा रहे हैं, अगले दौर में जा रहे हैं, मेरा मतलब ये है, तो उस अगले दौर के लिए जो है वो हमें पूरी तैयारी करनी है। और मैं समझता हूँ कि हमारी पोर्ट्स की मिनिस्ट्री, हमारी बाकी मिनिस्ट्रीज अगर इस पर ध्यान दें, और वहाँ पर जो कस्टम्स के इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने की बात कर लें। ऑलरेडी 1-2 सर्कुलर आ चुके हैं, तो बाकी सर्कुलर आ जाएंगे तो हम बहुत ज्यादा जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। और न सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट्स बल्कि हमारी जो बाकी चीजें हैं, जो हमारी मुल्क की मईशत है, जिसमें हम जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हमने जीडीपी ग्रोथ 3.8 देख ली है, 4 स्टार के ऊपर हम अब जाने की बात कर रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ जो मैं अक्सर ये कहता था कि 2026 पाकिस्तान का साल है, तो ये 2026-27 पाकिस्तान में आप बड़ा लीप फॉरवर्ड इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ सकती है, पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं वो बढ़ सकते हैं, और जो पाकिस्तान की लोन रीपेमेंट है उसकी पोजीशन इंशाल्लाह काफी बेहतर हो सकती है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब जो भी चनोय साहब बात कर रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली एक तो जो पॉलिटिकल एक इशू आ जाता है, दूसरा फिर जो है वो ब्यूरोक्रेटिक इशू जो है वो आ जाता है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बहुत ज़्यादा खैर इस पे फोकस भी कर रहे हैं, इस पे काम भी कर रहे हैं कि डिजिटाइजेशन जो है वो हर महाज पे जो है वो आए, ताकि वहाँ से करप्शन जो है वो रूट आउट की जाए। आप क्या समझते हैं कि इसमें ब्यूरोक्रेटिक या जो रेड टेप है वो कितनी जो है वो प्रेवलेंट है, जिसकी वजह से हम फुल पोटेंशियल जो है अचीव नहीं कर पा रहे हैं? आपको पता है कि जब ये फेसलेस सिस्टम भी वहाँ पे कस्टम्स के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया है, तो अंदर से ही बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो आई है। देखिए, इस बजट के हवाले से अगर मैं कहना चाहूँ कि जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है, जो इस्लाहाती एजेंडा है, वो सामने नहीं आया। चाहे जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, या बिजली का शोबा हो, या गैस का शोबा हो, या स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का शोबा हो। अब ये तो हमें बताया गया कि जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 3.7 पे आई है। हद जो था वो 4.2 था। तो मेरे नज़दीक इट्स नॉट बैड, वो ठीक है। 3.7 इज नीदर बैड नॉर गुड। लेकिन जो जीडीपी ग्रोथ है, वो अगर रिफॉर्म एजेंडा ना हो आपके पास, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। अब इतने बड़े बड़े नुकसानात हैं कि जो हमारा तवानाई का शोबा है, गैस और बिजली का मिला के, उसमें कोई इस वक्त 6,000 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा चल रहा है। जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस हैं, आप सोचिए कि हमने नाम क्या रखा है कि वो एंटरप्राइजेस हैं, वो 6,000 अरब रुपए का नुकसान करती हैं। कोई 117 के करीब विफाकी हुकूमत जो है वो चला रही है। तो वो रिफॉर्म्स का जो एजेंडा है वो इसमें एब्सेंट है बजट के अंदर।
जो चुनावी साहब बात कर रहे थे, अगर मुझे इजाजत दें, जी जी। ये जंगें जो हैं वो हमेशा के लिए नहीं चलती। ये जंग भी आखिर ख़त्म हो जाएगी, और इसके नतीजे में मुझे महसूस हो रहा है कि जो सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर, वो हटा ली जाएंगी। अब जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटती हैं, तो आप सोचिए कि हमारा कोई 900 किलोमीटर का बॉर्डर है जी ईरान के साथ, ऐसे ही। और बॉर्डर के उस तरफ जो है वो 208 बिलियन बैरल तेल के पड़े हैं, और कोई 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस की पड़ी है। हम्म। तो आप सोचिए कि बीच में पाकिस्तान है, और इस गैस को और इस तेल को जो एक्चुअली उसकी मार्केट है वो भारत और चीन है। वो हम्म। बहुत बड़े कंज्यूमर है, और ये सारा का सारा जो सामान है, गैस का हो, तेल का हो, ये इवेंचुअली पाकिस्तान से गुजर के चीन और भारत पहुंचना है। हम्म। सोचिए कि एक पाइपलाइन का जाल बिछना है जो पाकिस्तान के थ्रू गुजरेगा, और उसमें आप सोचिए कि ट्रांजिट फीस जो है वो अरब हार डॉलर सिर्फ ट्रांजिट फीस इकट्ठी हो सकती है। चुनाव साहब ने इशारा किया कि हमें वो बिजली, हमें तेल सस्ता मिल सकता है, हमें गैस सस्ती मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, हम्म। लेकिन मैं ट्रांजिट फी की यहाँ बात कर रहा हूँ कि इतना बड़े जखायर जो हैं वो हमारे वेस्ट में पड़े हैं, हम्म। और वो ईस्ट में चाहिए। वो उनके जो मेन कंज्यूमर्स हैं वो चीन और भारत। हम्म। हम्म। बिल्कुल। इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है, जब सैंक्शंस खत्म होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बॉल पार्क में आएगी। अच्छा चुनाव साहब, आप बात कर रहे थे कि अब हम अगली जो है वो सदी में जो है वो एंटर हो रहे हैं, पाकिस्तान उसी तरह नहीं, आगे हम जो है आगे की तरफ जो है वो देख रहे हैं। इसमें ऑब्वियसली इस वक्त जो एक शोबा है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल भी है, जिसको एक लो हैंगिंग फ्रूट भी कहा जाता है, वो हमारा आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर, अगर मैं जो एस्टिमेट्स देख रही थी, ये कहा जा रहा है कि अगर इस जो जिस 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 पेस पे चल रहा है, अभी भी जिस पेस पे चल रहा है, उसी पे भी चले तो 2030 तक 5 to 7% ऑफ जीडीपी जो है ये बन सकता है, और अगर इसको इंसेंटिवाइज किया जाए तो और भी बेहतर हो सकता है। अदर देन कनेक्टिविटी, रिमिटेंसेस का जो इशू है, आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमारे जो आईटी सेक्टर को प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे इसका पोटेंशियल जो है वो इन्हांस हो सकता है? देखिए, हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स जो है वो तकरीबन इस साल $4 बिलियन से ऊपर जी। चली जाएंगी। और $4 बिलियन से ऊपर जाने का मतलब ये है कि वो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आ रहे हैं। जी। क्योंकि हमने सोचा कि कुछ रेमिटेंसेस जो हैं लोग बाहर रख लेते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर पैसे लाने के इश्यूज हैं, बिल्कुल। और किसी को आईटी पेमेंट समझते हैं, किसी को क्या समझते हैं, और इस पर बड़ी कबाहतें हैं। आज अगर इन चीजों को जो है वो इन कबाहतों को हम दूर कर दें, रेड टेपिज्म दूर कर दें, तो मेरे हिसाब से तकरीबन 4+2 6 के करीब तो हम इस वक्त हैं, और अगले आने वाले सालों में, एक आध साल में, हम $10 बिलियन को बहुत आराम से क्रॉस कर सकते हैं। तो जहां आप आईटी में ये डेवलपमेंट देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, वहां पाकिस्तान में भी आईटी ट्रेनिंग जो है वो पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे जो है वो इस वक्त पे जोर दिया जा रहा है, और यंग बच्चे जो हैं वो इस पर काफी काम कर रहे हैं। जी। तो मैं समझता हूँ कि हमें उनको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। उनको हमें ये छूट दे देनी चाहिए कि जो रेमिटेंसी वो बाहर रख रहे हैं वो यहाँ रख लें, और जब चाहे इस रेमिटेंसेस को बाहर भी लेके चले जाएं। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व जो है वो बढ़ेंगे, हमारी आईटी एक्सपोर्ट जो है वो अकाउंट फॉर होगी, और हम एक बेहतर पोजीशन जो है वो दे सकेंगे कि हमारी आईटी एक्सपोर्ट अब इतनी हो गई है। हम $3-4 बिलियन की ऑफिशियल बात करते हैं, आप दूसरे ममालिक देख लें कि वहाँ $100 बिलियन की तो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स है। पाकिस्तान अगर इसका 15-20% भी कर ले, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। हमारे पास यूथ मौजूद है जो 30 साल से कम का है, बिल्कुल। और वो यूथ जो है वो हर वक्त ये चाहता है कि जी वो अपने पैरों पे खड़ा हो, और आईटी के अंदर एक उसका एक निच आ गया है। उस निच को जो है वो हमें एक्सप्लॉइट करना है, और इनको इस सिस्टम में लेकर आना है कि जी आईटी एक्सपोर्ट इज द ओनली वे टू सर्वाइव पाकिस्तान। तो वो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आने वाले 2 साल आईटी के साल होंगे, और उसमें हम बड़ी तरक्की करेंगे, प्रोवाइडेड ये इनके पेमेंट के इश्यूज हैं इसको स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिजॉल्व करे, और हम अपनी आईटी एक्सपोर्ट की 100% मनी जो है वो पाकिस्तान में पार्क कर सकें, फिर जैसे चाहे उसको ले जाना चाहें उसको ले भी जाएं।
अच्छा डॉक्टर साहब, गोइंग फॉरवर्ड जो बात अभी चिनॉय साहब कर रहे हैं कि 4.1 बिलियन जो है वो कहा जा रहा है हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, ऑफ कोर्स पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और ये वही पैसे हैं जो कि यहाँ पे हैं, जो बाहर पार्क हुए हैं, दैट दिस डजंट इंक्लूड दैट। आप क्या समझते हैं स्टेट बैंक को क्या ऐसे इकदाम लेने चाहिए जिससे जो रेमिटेंसेस का इशू है वो हल किया जा सके, वो बेहतर हो सके, ताकि यहाँ पे जो है अपने पैसे जो हैं वो रखे जा सकें जितनी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं हमारी? देखिए, दिसंबर 2025 का जो महीना था, आई थिंक रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। उसमें कोई 400 मिलियन डॉलर की उस एक माह में आईटी की एक्सपोर्ट सामने आई थी। 8-9 साल पहले आप देखें तो ये सालाना जो है वो एक्सपोर्ट होती थी, जो अब एक महीने में होने लगी। 4 बिलियन का जिक्र किया चुनाव साहब ने। मैं समझता हूँ कि कुछ ही सालों में वो 4 से 10 हो सकती हैं और इवेंचुअली वो 10 से 15 और 15 से 20 तक भी जा सकती हैं। लेकिन उसकी बहुत सारी शराइत है। देखिए, एक तो ये सारा कारोबार जो है ये इंटरनेट की स्पीड के ऊपर बड़ा एब्सोल्युटली वहाँ पे हमारे यहाँ जो है काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं कंपनियों को। तो एक तो ये इंटरनेट स्पीड जो है इसको गारंटी करना। यहाँ पे हम वो कभी फायर वॉल्स वगैरह का तजुर्बा जो है वो शुरू कर देते हैं तो हो जाती। और दूसरा, उस तरफ जिस तरफ आपने इशारा किया, जो मॉनेटरी इश्यूज हैं कि यहाँ पे जो फ्रीलांसर्स हैं, जो आईटी के थ्रू उसके रेमिटेंसेस आ रही हैं, उनका टैक्स का क्या हाल होना चाहिए। और फिर चुनाव साहब ने बताया बोला कि वो फ्री कैपिटल मूवमेंट, आप जा सकते हैं कि जब डॉलर्स अंदर ले आए, जब चाहें वो डॉलर्स ले जाएं, और उनके हवाले से जो प्राथमिकता आती है उसको जो है वो पक्का कर दिया जाए। लेकिन दोबारा इंटरनेट स्पीड का, जहां तक मैं समझता हूँ बिजनेस को, वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा जनरल साहब, एक हमारी वी वर ऑलवेज नोन एज द एग्री इकोनॉमी, और अभी भी अगर हमारा जो पोटेंशियल है वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली जिस तरह हमारे जो हमसाया मुल्क है वो परफॉर्म कर रहा है उस तरह हमारी परफॉर्मेंस नहीं रही, बिकॉज रिसर्च में इतना इन्वेस्ट नहीं हो रहा। उसके अलावा जो है वो इंसेंटिव्स जो यंग एग्रीकल्चरल्स हैं जो कि आना चाहते हैं, इस शोबे में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई ज़्यादा उस तरह वो उनको कोई फ़वाइद उस तरह नहीं दिए जा रहे या इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा शोबे को उस तरह। आप क्या समझते हैं कि किस तरह के यहाँ पे जो है वो चीज़ें जो है वो लानी चाहिए, क्या इकदाम करने चाहिए जिससे जो है ये हम इसको लॉस्ट ग्लोरी मैं कहूँगी उसको दोबारा जो है रिट्रीव किया जा सके? देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक जमाने में 1.5 करोड़ से ज्यादा जो है वो कॉटन की बेस प्रोड्यूस करता था। आज ये हालत है कि हम शायद 50-60 हज़ार पे भी नहीं पहुंच पाते, और ये 66% जो है वो इकोनॉमी से एक वाइटल हमारी जो कैश क्रॉप है वो उड़ जाए तो एक बहुत बड़ा सान्या है। इसलिए हमारे पास जो सबसे बड़ा वो ये है कि हमारी पर एकड़ यील्ड जो है वो 15 मन है, जो पहले किसी जमाने में 50-60 मन हुआ करती थी। हमारे जो कम्पिटिटर ममालिक हैं वो 80-80, 90-90, 100 के ऊपर भी ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमारी फॉल्ट है। हमारी जो फॉल्ट सबसे बड़ी है, जो मैं समझता हूँ, वो बेटर यील्ड के लिए अच्छे सीड्स की दरामद। अच्छे सीड्स जब तक नहीं आएंगे, सिर्फ पानी का सही बंदोबस्त, और इसके बाद इन एग्रीकल्चर को जो है वो इंसेंटिवाइज किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि हमारे एग्रीकल्चरिस्ट ने जो है वो पिछले 2 सालों में काफी नुकसान बर्दाश्त किया है। आप चाहे चावल की फसल ले लें, आप चाहे कॉटन की फसल ले लें, आप चाहे शुगर की फसल ले लें, आप चाहे आलू की फसल ले लें। आलू में कितना बड़ा नुकसान उठाया है हमारे लोगों ने, वो आपके इल्म में बात है कि 40 रुपए का आलू जो है वो 4 रुपए में बिक रहा है। तो ये वो चीजें हैं जो गवर्नमेंट की नॉलेज में होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इसके लिए एक अच्छा रिसर्च सेल जो है वो रीएक्टिवेट करना चाहिए, और जो अच्छे मुस्तनद लोग हैं इस फील्ड के अंदर उनको जो है वो ले आना चाहिए, ताकि वो हमारी एग्रीकल्चर की हालत बेहतर कर सकते हैं। SIFC में सबसे बड़ा जो कंसंट्रेशन था वो एग्रीकल्चर पे था, और हम सब लोग बड़े पुरअज़म थे कि अब पाकिस्तान की जो ज़राअत की तारीख है वो बदल जाएगी, और इंशाल्लाह हम जो ज़री मुल्क कहलाता था वो बहुत बड़ा ज़री मुल्क बन जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हम चाहते थे वो शायद आए नहीं थे। उनको अब लाने के लिए हमें दोबारा इसकी मुफस्सल प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमारी ये कैश क्रॉप्स हैं, हमारी ज़मीनें जो हैं वो सोना उगलती हैं, उस सोना जो उगल रही हैं उसको जो है वो काबिल इस्तेमाल बनाना है, और उससे जो है वो पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ भी यही सवाल लेके आऊँगी। एक तो ऑब्वियसली जो रिसर्च का एलिमेंट है,
जो हमारे इंस्टीट्यूट से इस वक्त कहा जा रहा है तकरीबन 250 इंस्टीट्यूट है जिसने काम करना बंद कर दिया है, और उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ ये कि जो हमारी यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रही है, जो कि ज़्यादा जो है बजाय इसके कि हम जो है वो एग्री पे फोकस करें, जिसके पास भी लैंड है वो ये प्रेफर करता है क्योंकि इसमें उस तरह कुछ हमें चीज़ें नहीं मिल रही या जो उस तरह अमारात हमें जो है वो नहीं हमें मौसूल हो रही, तो हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ चले जाएं या इसको जो है वो बेच दें। बहुत सारा ये हम देख रहे हैं कि ये एक बड़ा ट्रेंड जो है ये बहुत प्रेवलेंट है। किस तरह जो है वो इंसेंटिवाइज किया जाए चीज़ों को, सो दैट वी कैन गो बैक टू द बेसिक्स, जो कि हम ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिससे हमने जो है वो उठाया, हमारा बैकबोन रहा है। देखिए, मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा चैलेंज है ज़राअत के शोबे के अंदर, वो हुकूमत की मुदाखलत है। देखिए, तीन बड़ी फसलें हैं हमारे पास, एक गन्ने की फसल है, गंदम की फसल है और चावल की फसल। इनमें से दो फसलें ऐसी हैं जिसमें हुकूमत की बेशुमार मुदाखलत। गंदम के अंदर, गन्ने के अंदर हुकूमत जो है वो प्राइस फिक्स करती है, हुकूमत क्वांटिटी फिक्स करती है, हुकूमत कोटा देती है, हुकूमत ये डिटरमिन करती है कौन मिल बना सकता है, कौन नहीं बना सकता। एक फसल ऐसी है जिसमें हुकूमत की कोई मुदाखलत नहीं, और वो है चावल की फसल। अब आप सोचिए, पिछले 10-15 सालों से हम हर साल 2-3 अरब डॉलर का चावल एक्सपोर्ट करते हैं, और मुझे 10-15 सालों में याद नहीं कि कभी ये हुआ हो कि पाकिस्तान के अंदर चावल की शॉर्टेज हो गई है या चावल की कीमत आसमान से बातें करने लगी। जो बाकी दो फसलें हैं जिसमें हुकूमत की मुदाखलत है, वो हर साल एवरी अदर ईयर प्रॉब्लम होता है कि जी शॉर्टेज हो गई है, जी कीमत जो है वो आसमान से बातें करने लगी है। पहला स्टेप तो ये है कि हुकूमत मुदाखलत खत्म कर दे, लेट द प्राइवेट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन क्या उगाना है, कितना उगाना है, क्या कीमत रखनी है, और इसको ग्लोबली कंपैरेटिव कर, यानी कि इजाज़त दे दे जिसका दिल चाहता है दुनिया से जितनी मर्जी चीज़ें इंपोर्ट कर ले, और पाकिस्तानी जो है जो मिल भी जितनी चाहती है वो चीनी एक्सपोर्ट कर दे, उसके ऊपर कोई जो है वो उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी, और जो इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। तो ओपन मार्केट, लेट द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बड़ा कंपेटिटिव सेक्टर है, अगर उसको लेवल्ड प्लेइंग फील्ड दे दी जाए तो वो मैं समझता हूँ दुनिया में किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर के से कम्पीट कर डॉक्टर साहब, सकता है। कैन यू एक्सप्लेन लेवल प्लेइंग फील्ड, किस उससे आपकी क्या मुराद क्या है, क्या चीज़ें दी जाएं जिसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड जो है कंसिडर करेंगे? देखिए, पहली एक बात तो ये है कि फ्री कंपटीशन, इसको कंपैरेटिव मार्केट में डाल दिया जाए। इस वक्त आप सोचिए कि 8 अरब इंसानियत बसती है, जिसको चीनी मिल रही है 100 रुपए किलो के हिसाब से, और ये 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं जिनको 200 रुपए किलो मिलती है। इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, वो खोल दें। दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड का ये है कि जो इनपुट कॉस्ट है हमारे किसान की, अगर वो भारत के मुकाबले में बाकी कंपैरेटिव ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो कम्पीट नहीं कर सकेगा। तो लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि जो इनपुट हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के, वो बाकी जो कंपैरेटिव हैं उनके बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो नॉय साहब, वुड यू एग्री कि जो ये अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है अगर ना हो तो इस सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है आगे जाने का? देखिए, मैं किसी हद तक तो जरूर एग्री करता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को जो है वो फूड सिक्योरिटी के हवाले से ये जरूर करना है कि कितनी जो है वो हम अपना इसमें जो है वो कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, कितना जो है वो चीजें जो है वो उनके कितनी जमीन जो है वो अंडर कल्टीवेशन होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकल इशू जो है वो आ रहा है, बट इन द एंड ये कहेंगे कि एक चीज़ पे तो कंसेंसस है कि दिस बजट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जिस नहज पे जो है वो इकॉनमी को जो है वो इनहेरिट किया था इस इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने, और जिस स्टेज पे इस वक्त हम खड़े हैं, ऑब्वियसली एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया जो है वो अफेक्ट हो रही है। सो इन द गिवन सर्कमस्टांसेस ये बजट जो है ये बहुत बेहतर बजट है जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उससे। अब लेकिन ये जो स्टेबलाइजेशन से जो ग्रोथ का सफ़र है वो कब होगा और कैसे तय करेंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट ऑन दैट नोट हम आज प्रोग्राम को एंड करते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया है। अहमद चुनाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ट्रांसमिशन के लिए जो है वो वक्त निकाला। वील एंड दिस ट्रांसमिशन। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।